हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल या वेस्कुलर मोल। तो ये जो है एनएम सेकेंड ईयर का पार्ट है जिसमें कि हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल मिडवाइफरी में है। तो अगर आप लोग एनएम सेकेंड ईयर में हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बेस्ट रहने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल और एंड वेस्कुलर से क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मल जब कोई भी बेबी बनता है तो कैसे उसका फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे क्या होता है। तो जब इसको हम लोग जान लेंगे तो हमें ये समझने में, हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब एक दूसरे से मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके थ्रू जाइगोट और 16 कोष की विभाजन होता है, जिसको 16 सेल कहते हैं। और 16 कोष की विभाजन होता है। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट से जाकर ट्रोफोब्लास्ट बनता है और ट्रोफोब्लास्ट के बनने के बाद कोरियोनिक विलाई और प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो ये होता है एक नॉर्मल कि किस तरीके से एक बेबी का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से प्लेसेंटा बनता है और किस तरीके से क्या होता है, कोरियोनिक विलाई बनता है। अब इसके थ्रू भी अंदर भी है कि प्लेसेंटा में कोरियोनिक विलाई जो बनता है उसमें बेबी कहाँ पे रहता है। तो इन सब को भी हम नहीं जानेंगे क्योंकि हमने पहले वीडियो में देख लिया है। बट हम इसमें जानेंगे कि ये सब बनता है, बट उसके बाद क्या दिक्कत आ जाती है, जो कि हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल का निर्माण हो जाता है। हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल बेसिकली होता है कि जो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट क्या होता है, एनोमली होता है। एक प्लेसेंटा की विसंगति रहती है जिसमें कि ट्रोफोप्लास्ट बनने के बाद जहाँ प्लेसेंटा का निर्माण होता है नॉर्मल में, बट इसमें क्या होता है कि हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल में प्लेसेंटा का निर्माण नहीं हो पाता है और एक फीटस की बजाय एक जो मांस होते हैं, मांस का टुकड़ा, उसका डेवलपमेंट होता है। तो इस वजह से कि क्या होता है कि इसमें बेबी एबॉर्ट हो जाता है क्योंकि इसमें बच्चे का निर्माण नहीं होता, एक मांस का डेवलपमेंट होता है। तो उसी को हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल के नाम से हम जानते हैं। अगर हम इसको एक बिल्कुल सामान्य भाषा में हम यही जानेंगे कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक मांस का डेवलपमेंट होता है, ना कि इसमें बेबी का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये हो गया एक हमारा इजी लैंग्वेज जो कि हम नॉर्मल समझ सकते हैं, बट अब हम बुक के लैंग्वेज की माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है। देखो, हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल जो होता है एक प्लेसेंटा की डेवलपमेंट एनोमली है, जिसको हम विकासात्मक विसंगति के नाम से जानते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कोरियोनिक विलाई वेसिकल्स जो होते हैं वो मांस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें कोरियोनिक विलाई जो होता है वो कहाँ, किस में परिवर्तित हो जाता है, मांस में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो, इस तरीके से हम समझते हैं कि जैसे कि पहले एक जब नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है तो पहले ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण होता है। उसके बाद एक साइड तो ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण होता है, ब्लास्टोसिस्ट भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण होता है और एक इनर सेल मास का निर्माण होता है। तो इनर सेल मास में जो होता है फेटस का निर्माण होता है, बट ट्रोफोप्लास्ट जो होता है वो प्लेसेंटा बनवाने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद प्लेसेंटा में भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, जिसको सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो जो सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होता है वो इनर लेयर होती है जो कि प्लेसेंटा बनवाने में ये भी हेल्प करती है, और सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ट्रोफोप्लास्ट की आउटर लेयर होती है, जो एससीजी जो हार्मोन्स होता है उसकी सिक्रेशन के लिए हेल्प करती है। मैं बस आपको एक बेसिकली ऐसे समझाना चाहती हूँ, ठीक है। पहले आप इसको समझ लीजिए, बाकी हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल ही आपका बेसिक पार्ट है। अगर आएगा हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल लिखने के लिए तो आपको हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल ही लिखना है। फिर जो फीटल मेम्ब्रेन होती है जिसको कोरियन और एमनियन में डिवाइड हो जाता है, तो ये सब एक नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब हम जानते हैं कि हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल में तो कोरियोनिक विलाई वेसिकल्स के जो होते हैं, कोरियोनिक विलाई होता है, जो कोरियन होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, एक मांस में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल, मुख्य रूप से कोरियन की इसको बीमारी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं हम, जो एमनियन और कोरियन होता है ना, जैसे कि जो फीटल मेम्ब्रेन होता है उसकी आउटर लेयर जो होती है उसको कोरियन कहते हैं और जो इनर लेयर होती है उसको एमनियन कहते हैं। तो इसको हम किसकी बीमारी मानते हैं, कोरियन की, मतलब आउटर लेयर, फीटल मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर कोरियन की, इसको हम बीमारी मानते हैं। समझ में आया? अच्छा, फिर से मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करती हूँ, और हाँ, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है, जिससे मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी करूँगी तो उसके आपको रिप्लाई भी करने हैं।
देखो, हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल जो होता है प्लेसेंटा की डेवलपमेंट एनोमली या फिर हम कह सकते हैं विकासात्मक विसंगति होती है, जिसके कारण कोरियोनिक विलाई वेसिकल्स के मांस में जो कोरियोनिक विलाई होता है उसके वेसिकल्स जो होते हैं वो मांस में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको हम मुख्यतः क्या कहते हैं कि ये हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल जो होता है वो कोरियोनिक विलाई की एक बीमारी है, कोरियन की एक बीमारी है, इसके नाम से हम जानते हैं। तो अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, और अगर आप इसको शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही देखना चाहते हैं शॉर्ट नोट्स जो मैंने लिखा है तो आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और आपको पीडीएफ चाहिए तो भी मैं अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है। सो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो होता है ये प्लेसेंटा की एक असामान्य स्थिति होती है जो इसमें कोरियोनिक विलाई वेसिकल्स जो होते हैं इसके मांस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये मुख्यतः कोरियोनिक विलाई की बीमारी है, इसमें मांस का डेवलपमेंट होता है, फीटस का नहीं। इसमें प्लेसेंटा जो होता है प्लेसेंटा 12 वीक पे बनता है, तब तक उसका जो बच्चा होता है उसका डेथ कर दे मतलब हो जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें मांस का डेवलपमेंट होता है, इसमें फीटस का नहीं। इसमें जो प्लेसेंटा होता है इस मेन है कि प्लेसेंटा जो होता है वो 12 वीक पे बनता है। कितने वीक पे बनता है? 12 वीक पे बनता है। तब तक जो बच्चा रहता है, जो बच्चा रहेगा, जैसे कि पहले जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो बच्चा तुरंत तो बन नहीं जाता, फीटस तो तुरंत बन नहीं जाता, एक मांस ही तो रहता है जिसका डेवलपमेंट होता रहता है। बट जब प्लेसेंटा उसमें अटैच्ड हो जाता है तो प्लेसेंटा के थ्रू ही ऑक्सीजन हुआ और सारी चीज़ें हुई, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि एक फीटस तो तब कर नहीं पाता, एक्टिव रहता नहीं कि वो अपने अकॉर्डिंग वो सांस ले सके, ऑक्सीजन ले सके और जितना भी उसको न्यूट्रिशन की नीड हो वो सब ले सके। बट जब प्लेसेंटा उसके नॉट उससे अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच्ड हो जाता है तो उसी प्लेसेंटा के थ्रू बेबी क्या करता है कि सारी अपनी दैनिक क्रियाओं की पूर्ति करता है, मतलब उससे ही न्यूट्रिशन लेता है, उससे ही क्या करता है कि उससे ही सारी चीज़ें मतलब ऑक्सीजन वगैरह हर एक चीज़ उसी से प्लेसेंटा के थ्रू ही उसका होता रहता है। बट इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट होता है वो 12 वीक की प्रेगनेंसी में होता है। 12 वीक की प्रेगनेंसी में या फिर कभी कभी 24 वीक्स लग जाते हैं होने में, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होने में। तो इसमें क्या होता है, जब प्लेसेंटा नहीं बन पाता है तो इतने दिन मतलब पहले नहीं बन पाता है प्लेसेंटा, तो वो जो फीटस रहता है, फीटस तो एक मांस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसकी सारी दैनिक क्रियाएं नहीं पूरी हो पाती, तो वो मांस का तब उसके बाद जब तक वो प्लेसेंटा बनता है तब तक उसका फीटस का डेथ हो गया रहता है, तो एक मांस के ही रूप में तो परिवर्तित हो जाएगा ना। जब उसको नहीं मिलेगा कुछ भी बाहर से न्यूट्रिशन वगैरह, तो एक पहले ही मांस था, थोड़ा सा छोटा सा मांस था, उसी की तरीके से उसी का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उसकी एक फीटस के लिए तो ऑक्सीजन वगैरह की भी ज़रूरत होगी ना। लेकिन जब प्लेसेंटा है ही नहीं तो उसको ऑक्सीजन वगैरह कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद एक मांस का डेवलपमेंट होता है इसमें, तो फीटस तब तक डेथ हो जाता है, जिसको हम हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल के नाम से जानते हैं। तो इसमें हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल एक मांस का ही डेवलपमेंट होता है। इसमें प्लेसेंटा क्या होता है कि प्लेसेंटा 12 वीक या 24 वीक के बाद इसका डेवलपमेंट होता है, तब तक बच्चे का डेथ हो गया रहता है। ये इसका मेन एग्जाम्पल हो गया। अब बुकिश लैंग्वेज थोड़ा आप लोग जान लीजिए कि बुकिश लैंग्वेज में कैसे कहेंगे। तो देखो, हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल जो होता है वो प्लेसेंटा की एक असामान्य स्थिति है जिसमें कोरियोनिक विलाई में कुछ डिजनरेटिव तथा कुछ प्रोलिफरेटिव परिवर्तन के कारण ये विभिन्न आकार में अनेक वेसिकल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। वेसिकल्स मतलब क्या होता है? वेसिकल्स मतलब अंगूर के गुच्छे की समान, जैसे मांस के टुकड़े, वैसे इस तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं तथा गर्भस्थ शिशु की इसमें मृत्यु हो जाती है। ये वेसिकल्स जो होते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट के समान परिवर्तित होते हैं। सिस्ट मीन्स क्या होता है? सिस्ट के तरीके से एक परिवर्तित होते हैं। सिस्ट मतलब एक जो ऐसे गोल तरीके से सिस्ट बना नहीं रहता, आप लोग देखे होंगे सिस्ट जो रहता है ऐसे गोल सा, मतलब किसी भी आकार का अंगूर के वो गुच्छे के समान, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि सिस्ट के समान परिवर्तित होता है। इस बीमारी को ही हम हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल के नाम से जानते हैं। इन वेसिकल्स का आकार पिन के सिरे के आकार का या फिर जो मैंने बताया भी अंगूर के आकार तक हो सकता है। तो हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल जो होता है वो गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिस्ट की बीमारी का एक प्रकार है। तो ये जो होता है गैस्ट्रेशनल जो होता है ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, जिसको हम कोरियोनिक विलाई और प्लेसेंटा जहाँ से बनता है, ट्रोफोब्लास्टिक से ही कोरियोनिक विलाई और प्लेसेंटा
बनता है, तो ये जो होती है उसी की एक बीमारी होती है। क्योंकि हो गया हमारा बुक का लैंग्वेज, और ये हो गया हमारा जो अभी मैंने बताया वो हो गया एक ईजी लैंग्वेज। आप एग्जाम में आए तो ईजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक बिल्कुल डिक्टो बाय डिक्टो बुक की लैंग्वेज में ही लिखें। आपको जैसे याद होता है आप वैसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक फॉर्म मोल जो होता है उसमें जैसे कि सबसे पहले क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद 16 कोष की विभाजन होता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस। इस तरीके से अगर आप फिगर बना देंगे, ट्रोफोब्लास्ट और कोनियोलाई, फिर प्लेसेंटा का निर्माण होता है। बट इसमें क्या होता है हाइड्रेटेड फॉर्म मोल में, यह प्लेसेंटा की एक असामान्य स्थिति होती है जिसमें कोरियोनिक विलाई वेसिकल्स मास में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसमें कोरियोनिक विलाई की बीमारी है इसे। और इसमें क्या होता है कि मांस का डेवलपमेंट होता है, फिटस का नहीं होता है। और प्लेसेंटा जो होता है 12 वीक में बनता है, तब तक बच्चे की डेथ हो जाती है। 12 वीक की प्रेगनेंसी 24 वीक जैसी लगती है। जैसे 12 वीक की प्रेगनेंसी रहेगी तो उसमें क्या होता है कि लगेगा कि बहुत ज़्यादा दिन है, क्योंकि जो मांस होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसमें 12 वीक की जो प्रेगनेंसी रहती है वो 24 वीक जैसी लगती है। अब इसके 2 टाइप्स हैं, उन टाइप्स को भी हम समझ लेते हैं कि वो टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो एक टाइप्स होता है कंप्लीट हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल, और एक टाइप्स होता है पार्शियल हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल। ठीक है, तो अब कंप्लीट और पार्शियल हाइड्रेटेड फॉर्म मोल को हम जानते हैं, एक कंप्लीट हो गया और एक पार्शियल हो गया। तो कंप्लीट इस प्रकार की जो मोल में एम्ब्रियो, अम्लाइकल कॉर्ड तथा मेम्ब्रेन का कोई प्रमाण मौजूद नहीं होता है। एम्ब्रियो तथा नाभिनाल मतलब क्या होता है कि अम्लाइकल कॉर्ड होता है कि प्रमाण जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। और इसमें क्या होता है कि पार्शियल जो होता है उसमें जो अम्लाइकल कॉर्ड होते हैं और अम्लाइकल कॉर्ड और एम्ब्रियो प्रेजेंट रहता है। और इसमें कंप्लीट जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 ही होती है, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उतनी ही होती है। बट क्या होता है कि पार्शियल में 69 रहता है, 69 क्रोमोसोम रहते हैं। और क्या होता है इसमें क्रोमोसोमल जो पैटर्न होते हैं, क्रोमोसोमल पैटर्न की बात करें तो इसमें 44 + XX होता है। बहुत कम केसेस में होता है कि 44 + XY या 45 + X प्रकार का हो सकता है, जो पैतृक मतलब पिता से जो प्राप्त होता है। तो इस तरीके से रहता है, बहुत कम ही। तो आप लोग जानते हैं ना 44 मतलब इसमें वैसे नॉर्मल कितना होता है क्रोमोसोमल जो होता है, तो नॉर्मल जो होते हैं जैसे कि एक सामान्य में देखें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 गुणसूत्र 23 होता है, तो 46 होते हैं। तो जिसमें कि 45 जो होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, चाहे वो माता करे चाहे पिता करे। तो सेक्स के निर्धारण में वो 46वां गुणसूत्र का योगदान रहता है। उसमें से एक एक्स जो होता है वो माँ से मिलता है, और अगर वाई मिला तो लड़के जो मतलब उसका पिता से अगर वाई क्रोमोसोम मिलता है तो लड़का होता है, और अगर पिता से भी एक्स ही क्रोमोसोम मिल गया तो लड़की होती है। तो ऐसा होता है ना कि नॉर्मल में एक। और इसमें लेकिन क्या होता है कि 44 + XX होता है, और कभी कभी 44 + XY या 45 + X इस तरीके से देखा जाता है। बट नॉर्मल केस में जैसे कि हाइड्रेटेड फॉर्म मोल में ज़्यादातर 44 + X ही देखा जाता है। और जो पार्शियल होता है, पार्शियल में क्या होता है कि पार्शियल में 66 + XYY होता है, मतलब इसमें 3 सेट में होते हैं। क्या होते हैं कि 3 सेट में इसमें रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भ्रूण तथा गर्भावस्था की मृत्यु प्लेसेंटा बनने से पूर्व ही हो जाती है। जो प्लेसेंटा बनने से पहले ही क्या होता है कि फीटस की मृत्यु हो जाती है। बट इसमें क्या होता है, जो पार्शियल होता है, पार्शियल में 8 से 9 वीक में होती है। क्या 8 से 9 वीक में बच्चे की डेथ हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो कंप्लीट होता है उसमें HCG जिसको ह्यूमन कोरियोनिक नहीं सॉरी हो क्या कहते हैं इसको, हाँ, तो क्या होता है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन लेवल हाई हो जाता है। इसमें किसमें होता है, ये कंप्लीट में। बट जो पार्शियल होता है उसमें हल्का ही हाई होता है। कंप्लीट मतलब होता है कि पूरे तरीके से, और पार्शियल मतलब होता है आंशिक रूप से। ठीक है, तो इसको भी आपको आना चाहिए, नहीं तो पता चले मैं बता दूं और आप लोग ये भी नहीं जाने कि कंप्लीट और हाई मीन्स क्या होता है।
सो इसमें जो आकार होता है गर्भाशय का अत्यधिक बढ़ा हुआ लगता है, जैसे कि 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो 24 वीक की लगती है। और बट इसमें जो होता है पार्शियल में जो होता है उसमें क्या होता है कि कंप्लीट की तुलना में थोड़ा कम रहता तो इसमें भी है, बट इसमें क्या होता है कि कम थोड़ा होता है। अब इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं कि किस वजह से ये हाइड्रेटेड फॉर्म मोल होता है। तो कॉजेज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉजेज़ में क्या है, प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी। अगर पहले भी किसी मदर को प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी ऐसी हुई है, जैसे कि अगर फर्स्ट बेबी किसी का है तो अगर क्या हुआ है कि उसमें किसी को हाइड्रेटेड फॉर्म मोल हुआ है तो उसके चांसेस रहते हैं कि सेकेंड में भी हाइड्रेटेड फॉर्म मोल होगा ही होगा। तो जैसे कि फर्स्ट हुआ है तो सेकेंड में भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन की वजह से, माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, कुपोषण। तो कुपोषण की वजह से जैसे डाइट में प्रोटीन, एनिमल फैट तथा विटामिन ए की कमी होने की वजह से भी कभी कभी हाइड्रेटेड फॉर्म मोल देखे जाते हैं। और ये जेनेटिक फैक्टर्स में भी आते हैं, जैसे कि कंप्लीट मोल के अधिकांश केसेस में क्रोमोसोमल पैटर्न होता है, तो क्रोमोसोमल पैटर्न की वजह से भी ऐसे देखे जाते हैं, जो कि क्या होते हैं कि ये पैटर्न जो पैतृक के होते हैं, मतलब पिता के जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो पैतृक मातृ गुणसूत्रों का अनुपात अधिक होने पर भी क्या होता है कि मोलर गर्भावस्था में पाए जाने की संभावना रहती है। तो अगर इनमें बैलेंस नहीं हो पाता, जो पिता और माता के जो क्रोमोसोम होते हैं इनमें जब बैलेंस नहीं हो पाता है तो भी इसके होने के चांसेस रहते हैं। और एक होता है कि क्या होता है कि एज कम होना, जैसे कि अगर किसी भी फीमेल का कम एज में शादी हो जाता है तो उनकी बेबीज़ भी जल्दी होने लगते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी फीमेल्स का ज़्यादा कम एज में शादी नहीं करना चाहिए। तो अगर हो जाती है शादी तो जल्दी बेबी भी कंसीव हो जाता है। तो जब कम एज रहता है तो उसमें भी ऐसा देखा जाता है कि हाइड्रेटेड फॉर्म मोल होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि और 18 वर्ष से अगर किसी फीमेल का एज कम रहता है तो भी देखने के लिए मिलता है, और अगर 35 एज से ज़्यादा रहता है उनका एज तो भी हाइड्रेटेड फॉर्म मोल देखने को मिलता है। जैसे कि 35 एज कब ज़्यादा रहना चाहिए, जैसे कि आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि आपके मन में आ रहा होगा कि 35 एज के बाद बहुत सारी फीमेल्स होती है जो प्रेग्नेंट होती हैं, बट इसमें फर्स्ट बेबी की बात हो रही है। जैसे कि फर्स्ट बेबी जो होता है वो 35 एज के पहले हो जाना चाहिए। अगर 35 एज के बाद हो रहा है फर्स्ट बेबी तो उसमें भी चांसेस हाइड्रेटेड फॉर्म मोल होने के रहते हैं। और 18 वर्ष के पहले अगर किसी की कोई माँ बन जाती है तो भी इसमें भी हाइड्रेटेड फॉर्म मोल देखने को मिलते हैं। अब आप लोग के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि बहुत लोग के तो नहीं होते हैं, तो ये बहुत परसेंटेज में नहीं पाया जाता, कुछ ही बहुत कम लोगों में पाया जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी अगर 1000 या 2000 प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें से 1 या 2 लोगों को ही ऐसा होता है कि हाइड्रेटेड फॉर्म मोल हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में ही हो, बट ये केसेस उसमें देखे जाते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। सिम्टम्स, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल फीचर्स या फिर सिम्टम्स, तो वेजाइनल ब्लीडिंग होना, इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। वैसे अगर कोई फीमेल्स जो होती है जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको ब्लीडिंग नहीं होती, जैसे कि उसका मेंस जो होता है वो बंद हो जाता है। बट जब किसी भी फीमेल को हाइड्रेटेड फॉर्म मोल हुआ रहता है तो उसको वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो इसमें भी एक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है कि वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो फिर उसके बाद वो लोग चेकअप वगैरह करवाते हैं तो जिससे पता चल जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो जाती नहीं, अपने आप में ही किसी गाँव की जो लोग होते हैं उनसे ही बात कर लेती हैं, फिर उसके बाद वो लोग नहीं समझ पाती हैं। तो ऐसे बहुत टाइम तक ऐसे बेबी को 24 वीक्स तक ऐसे रखी रहती हैं अपने यूट्रस में। तो क्या होता है, उनको भी प्रॉब्लम होता है। इससे अच्छा है कि अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत एबॉर्शन करवा लें, जिससे कि फालतू ज़्यादा दिन तक उनको झेलना ना पड़े। हाँ, ठीक है। तो जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है अब कब से स्टार्ट होती है इसको भी जान लेते हैं। तो वेजाइनल ब्लीडिंग जो होती है वो 12 वीक से आरंभ हो जाती है, और ये एक बहुत ही अच्छा सिम्टम्स माना जाता है इसका, ठीक है। इसको नेट को बंद करते हैं, बंद, ओके।
और ये हाइड्रेटरी फॉर्म का सबसे सामान्य, सबसे अच्छा लक्षण है। और जो रक्तस्राव होता है, जो ब्लीडिंग होती है ना, वो बिल्कुल चमकीला या लाल या गहरे भूरे रंग का हो सकता है। रक्त में सिस्ट के रैप्चर भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि वो जो बेबी रहता है वो तो सिस्ट ही के टाइप का रहता है, तो उसमें से कुछ सिस्ट निकलते हुए दिखते भी हैं। और जो ब्लीडिंग होती है वो स्लाइश, प्रोफ्यूज या इंटरमिटेड प्रकार का हो सकता है। जैसे कि आप ये समझे, जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत चमकीला और रेड कलर का या फिर ब्राउनिश कलर का रहता है। और उसमें से जब सिस्ट निकले तो आपको मतलब ऐसा आना चाहिए कि हाँ, इसमें तो कुछ कॉम्प्लिकेशन है ज़रूर, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करवा लेना चाहिए। और क्या होता है, पेन इन लोअर एब्डोमेन, तो एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसको हम एब्डोमेन को क्या कहते हैं हिंदी में, निचले उदर में दर्द होना। और क्या होता है, और होता है ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स का बाहर निकलना। तो ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स मतलब होते हैं कि अंगूर के तरीके से जो वेसिकल्स होते हैं, मतलब अंगूर के शेप का अंगूर जैसी वेसिकल्स जो होते हैं, वेसिकल्स मीन्स वेसिकल्स ही होता है, तो उसको बाहर निकलना या हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल का एक मेन डायग्नोस है। ठीक है, एक मतलब बहुत अच्छा मेन सिम्टम्स है, इसको हम मान सकते हैं ऐसा। और गर्भस्थ शिशु की हलचल जो क्विकनिंग होती है महसूस नहीं होती है। हलचल को हम क्या कहते हैं, क्विकनिंग के नाम से जानते हैं, तो क्विकनिंग जो होता है वो नहीं महसूस होता है। और क्या होता है कि वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग तो एक नॉर्मल कंडीशन है, तो आप इससे नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, किसी को हाइड्रेटरी फॉर्म मोल हुआ है। और एनीमिया के कारण क्या होता है कि पीलापन भी हो जाता है एनीमिया के कारण, तो इससे भी आप नहीं पता लगा सकते हैं। बट एक क्या है कि क्लिनिकल फीचर्स में ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो सबसे अच्छा इसका मेन जो होता है वो ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स का बाहर निकलना, इससे पता चल जाता है कि हाँ, हाइड्रेटरी फॉर्म मोल हुआ है। सो अब इसके साइन की बात करते हैं, जिसको हम साइन मीन्स क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, साइंस को चिन्ह कहते हैं। तो क्या होता है, गर्भाशय का आकार जो होता है बड़ा हो जाता है, जैसे कि 12 वीक की जो प्रेगनेंसी रहती है वो 24 वीक्स की लगती है। और FHS का सुनाई ना देना, जैसे कि जब बेबी रहेगा ही नहीं, उसकी धड़कन वगैरह कुछ चलेगी नहीं। FHS मीन्स क्या होता है, फीटल हार्ट साउंड। तो जब उसकी वो डेथ कर गया है तो फीटल हार्ट साउंड कहाँ से सुनाई देगा, तो इसमें क्या होता है कि फीटल हार्ट साउंड नहीं सुनाई देता है। और जो पाल्पेशन के द्वारा भी महसूस नहीं किए जा सकते, जैसे कि पाल्पेशन के थ्रू बेबी की कंडीशन को देखा जाता है ना, कि ऐसे पाल्पेशन जो होता है वो हैंड से किया जाता है, तो उसके थ्रू बेबी को देखा जाता है। बट जब इसमें क्या होता है कि जब हाइड्रेटरी फॉर्म मोल हुआ रहता है तो पाल्पेशन के थ्रू उसे पता नहीं लगाया जा सकता है। और क्या होता है कि सीरम जो HCG हार्मोन्स होते हैं वो अत्यधिक बढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, और इसमें एनीमिया के लक्षण भी उपस्थित रहते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन की हम बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन ही देख लेते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाती हैं, तो शॉक, जैसे कि अधिक ब्लीडिंग के कारण महिला जो होती है वो शॉक में चली जाती है। ठीक है, और क्या होता है, यूट्राइन परफॉर्मेशन। तो इसका मतलब होता है कि यूट्राइन परफोरेशन मतलब होता है गर्भाशयी बेधन हो जाती है इसमें। और इक्लैम्सिया तो आपको पता ही है इक्लैम्सिया क्या होता है, तो एक्लैम्सिया एंड प्री एक्लैम्सिया इसकी वजह से हो जाना। एक्लैम्सिया मतलब होता है कि जिसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और दौरे आते हैं। तो एक्लैम्सिया एंड प्री एक्लैम्सिया की वीडियो शायद मैंने डाली है या नहीं डाली है, अगर नहीं डाली होंगी तो फिर मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूँगी, तो आप लोग उसको पढ़ लेना, क्योंकि प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया भी आपके इसमें है, सेकेंड ईयर का पार्ट है, तो आप लोगों को उसको भी पढ़ना है। और इसके बाद एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया हो जाता है, और कार्शी वो हो जाता है, कार्सियोनोमा हो जाता है, कार्सियोनोमा जिसे हम कहते हैं, या हाइड्रेटरी फॉर्म की एक लेट कॉम्प्लिकेशन है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, CHORICARCINOMA। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्सियोनोमा। तो ये होता है। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इसमें आप क्या करवा सकते हैं, जांचें जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी का जांच करवाया जाता है और ग्रुप का जांच करवाया जाता है। सीरम एचसीजी लेवल के बारे में भी जांच करवाया जाता है और ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट एंड वो जो एब्डोमेन का एक्सरे होता है जिसके थ्रू पता चल जाता है कि हाँ हुआ है कि नहीं। और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करवाया जाता है और वेजाइनल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। सबसे मेन चीज़ होता है सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी तो करवाना ज़रूरी है। तो सोनोग्राफी में सोनोग्राफी करवाया जाता है जिसके थ्रू पता चल जाता है कि हाइड्रोट्री फ्रॉम मोल हुआ है कि नहीं। और इसके मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट इसमें क्या करेंगे आप लोग। सो आपको ये शॉर्ट नोट्स जो मैंने लिखा है ना, तो आपको ये बना लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सो पढ़ सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोग वीडियो के थ्रू ही जान सकते हो तो फिर वीडियो भी देख सकते हो। और अगर आप नोट्स बना सकते हो तो नोट्स भी बना सकते हो। और उसके बाद अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं PDF भी दे दूँगी, ठीक है। सो महिला को सबसे पहले तो हॉस्पिटल में क्या करना चाहिए कि हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। फिर उसकी बीमारी के संबंध में उसके जो पेरेंट्स हैं उनको बताना चाहिए कि हाँ ये बीमारी हुई है। और अगर हो सके तो इसमें हिस्टेक्टॉमी भी कभी कभी करवाने की ज़रूरत हो जाती है। और जिसमें हिस्टेक्टॉमी जिसमें कि सर्जिकल प्रक्रिया द्वारा गर्भाशय को हटा दिया जाता है। और कभी कभी क्या होता है या फिर उसको जो हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल हुआ रहता है उसको भी किसके थ्रू ऑपरेशन के थ्रू निकाल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर रिंगर लैक्टेट देना और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, ये सब तो आप सब में ही जानते ही हो कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो एक जो इसमें मेन होता है तो उसको मैंने बता दिया। और नर्सिंग मैनेजमेंट में तो आप जानते हो क्या क्या करना रहता है। तो नर्सिंग मैनेज सबका सेम ही रहता है लगभग। उसको शांत कंफर्टेबल वातावरण प्रदान करना और फिर उसके बाद सोते समय मरीज़ को जहाँ तक हो सके डिस्टर्ब ना करना और मरीज़ से मिलने वाले लोगों की संख्या को कम रखना। तो ये सब आप लिख सकते हो नर्सिंग मैनेजमेंट में, ठीक है। और मैनेजमेंट लगभग और सबका ये सब डायग्नोस करना कि कंफर्मेशन है तो इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब तो आप लिख ही सकते हो। बट मेन जो था मैंने बता दिया, ठीक है। और इसके बाद अब चलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ ना, मैं तो भूल गई थी आप लोगों से क्वेश्चन भी करना है। सो अब आप लोग ये बताइए, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो अब आप लोग ये बताइए कि इसमें हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल में होता क्या है। अगर आपको कोई एक लाइन में आंसर देने की बात कर रहे तो आप कैसे देंगे कि हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल होता क्या है, बताइए। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल में आप ऐसे बता सकते हैं ना कि इसमें प्लेसेंटा वो फीटस का डेवलपमेंट ना होकर एक मांस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये एक प्लेसेंटा की वो होती है, प्लेसेंटा की मुख्यतः बीमारी होती है जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ये कोरियन की मुख्यतः बीमारी होती है, ठीक है। अच्छा अब आप ये बताइए कि जो हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल होता है वो कितने टाइप्स का होता है। इसको तो आपको कमेंट में बताना है। किसने बताना है कमेंट में। हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल कितने टाइप्स का होता है उसका नाम भी लिखना है। ऐसा नहीं कि बस हाँ 4 टाइप्स 3 टाइप्स 2 टाइप्स जो भी हो लिख दो। तो आपको इसका नाम भी लिखना है जिससे मुझे पता तो चले कि आपको याद है हुआ या फिर नहीं हुआ। अच्छा अब क्या पूछूं। हाँ तो आप ये बताइए कि इसमें जो कॉजेज़ होते हैं, नहीं ये नहीं पूछूंगी। हाँ तो जिसमें क्रोमोजोम की संख्या होती है, क्रोमोजोम की संख्या जो कंप्लीट हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल होता है उसमें कितनी होती है और जो पार्शियल हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल होती है उसमें कितनी होती है। कंप्लीट हाइड्रेटरी फ्रॉम मोल में क्रोमोजोम जिसे गुणसूत्रों की संख्या हम कहते हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। सो कंप्लीट में 46 होती है एंड पार्शियल में 69 होती है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो और अच्छा लगा तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।